एमसीक्यू सीरीज में मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है वो चल रही है और उसी के संदर्भ में आज ये मेरा 8वां वीडियो है। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से कि मशरूम जो है वो एक्चुअल में क्या है। क्या वो कवक है, कि वो पौधा है, या पशु है, या बैक्टीरिया है। मशरूम और ईस्ट आप लोगों ने ये सुना ही होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है कि मैंने डायरेक्टली घटना चक्र से उठाया है, जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने उठाया है। अच्छा, मशरूम और यीस्ट जो है ना, ये एक प्रकार का फंगई है। फंगई यानी कि ये जो आंसर है वो तो मिल गया मुझे कि ये कवक है। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये फंगाई है। और ये जो क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों का एक जो खास चीज़ ये रहता है कि ये भोजन के लिए हमेशा ये क्या रहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। मतलब ये लोग स्वयं से जो भोजन है उसका उत्पादन नहीं कर सकते। कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार से हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। अच्छा, एटीपी जो है वो क्या है, आप लोगों को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसको ये बताना है कि इन चारों जगह में कि वो कौन सा प्लेस है, कौन सा वो स्थान है जहां पर जो प्रक्रिया वो होती है। तो आपको सभी पता होगा कि यार ये जो प्रक्रिया है सर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है। और क्लोरोप्लास्ट का एक और इम्पॉर्टेंट मुझे पता चलता है कहाँ पर, जब आप फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, यानी कि जब आप प्रकाश संश्लेषण को आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि सर क्लोरोप्लास्ट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो मतलब मुझे देखने को मिलेगा। और एटीपी क्या है आप लोगों को पता है, ये मेरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जो बायो वाले होंगे या फिर जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको तो ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा कि वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आपको पता है कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम्स और पैराक्सीम्स जो है वो भी आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जीन क्या है। जीन एक दिमाग में आ रहा होगा, जो भी जीन वो हटाइए और ये जो जीन है उसकी चर्चा चल रही है कि जीन क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सर ये किस जीन की बात हो रही है। जीन जो है एक्चुअल में ये है जीन्स, यानी कि आप लोगों ने ये सुना होगा जीन्स वाली बात। ठीक है, तो ये उसी जीन्स की बात हो रही है। और जीन्स एक्चुअल में है क्या, तो आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, डीएनए। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर डीएनए, डीएनए हम लोगों ने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीन जो है ना वो एक डीएनए का एक पार्ट कह सकते हो कि सर डीएनए के अंदर क्या होता है, मेरा जीन्स होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं तो आपका कह सकते हो ना कि आपके जीन्स जो है, हो सकता है कि आपके मम्मी के ऊपर ज़्यादा गए होंगे, ठीक है, पापा के ऊपर ज़्यादा गए होंगे। बहुत हार्ड वर्किंग है, पापा के ऊपर गए होंगे, तो भैया वो आपका जीन्स ही वैसा है कि हार्ड वर्किंग का। तो ये एक प्रकार से डीएनए का एक भाग है जो हमें ये बताता है कि जीन्स की हमारी जो एक्चुअल में जो भविष्य है वो कैसी रहने वाली है, हम कैसे सोचने वाले हैं। और ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ना कि डीएनए का एक छोटा सा भाग है जो मेरा किसको बोलता हूँ, मैं जीन को कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तित होकर कहलाता है। मतलब जीन में अगर मतलब जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों को पता है कि जिराफ, अब जिराफ जो है वो कैसे बना था, तो एक्चुअल में पहले वो हिरण थे। हिरण के बाद अब उनमें क्या हुआ, उनमें हुआ उत्परिवर्तन, यानी कि उनमें हुआ है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जीन में थोड़ा सा बदलाव हो जाना। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर, अब मान लीजिए कि यार जैसे मान लीजिए कोई भारत से कोई अगर अंटार्कटिका रहने जाएगा जहाँ बहुत ठंडी है, तो वहाँ बहुत दिक्कत होगी। तो आने वाला 15-20 पीढ़ी धीरे धीरे वहाँ रहेगा तो वो अडाप्ट हो जाएगा। उसके बाद उनके पीढ़ी की जब दर आएगी ना, तो उनके जीन्स में ही ऑलरेडी उन चीज को एडेप्टेशन, उन चीज का जो अनुकूलन है ना उसकी क्षमता आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है वैसे चलाती है और इसको ही कहा जाता है कि ये मेरा म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो है, क्या वो आयु के साथ बढ़ती है, क्या वो आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। याद रखना यार कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसमें ऐसा नहीं, जैसे इंसान में बोलते हैं कि 23 पेयर है, मतलब 23 पेयर है, मतलब 23 गुणा 2, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। वो समय के साथ चेंज होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है भैया, वो चेंज होता ही नहीं है, गारंटी का वो चेंज होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है। ठीक है, यदि किसी को एकदम अजीब लग रहा होगा ना कि सर ये क्या क्या लिखा है, तो यार हिंदी मीडियम वाले को तो नहीं लग रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हो सकता थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, बट समझना पड़ेगा तो वो क्या हो रहा है। करने वाले जीव नहीं है। ठीक है, इसमें नेस्टॉक तो होता है, एनोबिना भी होता है, और ये तो सबको पता है कि सर ये तो इंपॉर्टेंट मुख्य घटक है उसका, ये है। जबकि अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा माइक्रोराइजा लिखा है ये नहीं है। माइक्रोराइजा एक्चुअली में एक
उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। ये मेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन संबंधित नहीं है, ये पौधों से लेकर ज्यादा संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लगभग कितने % पानी होता है, और मुझे लगता है कि ये इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सर हमारा जो शरीर है वो मोस्टली पानी से भरा हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 70% हमारे इस शरीर में क्या है, हमारा पानी है। मोर देन 70% अगर कहूँ ना तो हमारे इस शरीर में पानी ही है। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग कि सूची का मिलान करना है। ठीक है, सूची का मिलान कर लेते हैं। ये कूट वाले क्वेश्चन है जो व्यापम का आजकल फेवरेट बना हुआ है, और देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट बोन यानी कि उरुस्थिति, इसका जो मिलान है वो किससे करेंगे आप, तो याद रखिएगा जो ब्रेस्ट बोन है उसको क्या बोला जाता है, तो वो एक्चुअल में उसको बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद कॉलर बोन यानी कि आपका जो गले के नीचे जो कॉलर बोन है जिसको जतरुक बोलते हैं, वो क्या होता है, तो वो आपका होता है क्लेविसल। नी कैप मतलब घुटना वाला जो हिस्सा है, उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए होगा पेटिला। उसको शोल्डर ब्लेड मतलब जहां से आपका जॉइंट, जहां से आपका हाथ घूमता है ना, शोल्डर जहां हाथ घूमता है, उसको क्या बोलेंगे, स्कैपुला। ठीक है, तो ये जो है इस चीज का सही आंसर हो गया। ये जो सभी क्वेश्चन है ना, ये 9th-10th के हिसाब से ही है, तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालिएगा कि कैसे हो सकता है सर, ये जो है ये वैसे ही होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। अब अगर मान लीजिए जीभ है, अब जीभ भैया, ठीक है, थोड़ा बना लो ऐसा। ठीक है, अब जीभ है तो जीभ का ऐसा है ना कि अब उसको देखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो याद रखना यार, अब इसको मैं 3 भाग में बांट देता हूँ। मान लो तो जो आगे वाला हिस्सा है ना, तो जो आगे वाला जो हिस्सा है ना, आगे वाला हिस्सा मेरा हमेशा किसके लिए होगा पता है, आगे वाला हिस्सा जो होगा हमेशा मेरे वो स्वीट्स के लिए होगा, मतलब वो मीठे के लिए होगा। ठीक है, तो भैया जो जीभ है, जीभ का हिस्से का आगे वाला जो हिस्सा है मेरा वो मीठे के लिए हो गया। उसके बाद जो सबसे पीछे वाला है वो मेरा होता है कड़वे के लिए। जो भी आप कड़वा टेस्ट करते हैं वो उस मतलब वो सेंसिटिव उस क्षेत्र में के लिए है, ये वाला क्षेत्र है वो सेंसिटिव उस क्षेत्र के लिए, कड़वा क्षेत्र के लिए है। और क्या बोलते हैं, जो साइड वाला है, जो साइड वाला रहता है ना, किनारे वाला, वो जो है एक्चुअल में खट्टे के लिए होता है। ठीक है, जो भी चीज़ खट्टा होता है, टेंगी होता है, उसके लिए होता है। और क्या बोलते हैं, किनारा वाला जो भी थोड़ा सा रहता है वो थोड़ा सा नमकीन के लिए होता है। खैर ये थोड़ा डिटेल हो गया। याद रखिएगा कि आगे वाला मीठे के लिए, पीछे वाला कड़वा के लिए। तो कड़वाहट के लिए बोला गया है, तो इसमें फिर डायरेक्टली पीछे का भाग है वो मेरा कड़वाहट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। पहला तो ठीक है कि मानव शरीर में जो यकृत है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। क्या जो यकृत है वो मतलब वो वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, क्या ये सही है क्या? तो ऐसा है कि याद रखना कि भैया मेरा जो यकृत है वसा पाचक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भैया बाइल जूस, लीवर, ये सब को आपने रटा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ रटा ही होगा, क्योंकि रटना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एंजाइम है क्या? एंजाइम क्या फैट है, प्रोटीन, सॉरी वसा है, प्रोटीन है, शुगर है, या फिर विटामिन है, ये है क्या? अच्छा एंजाइम जो है ना वो एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखिएगा। ठीक है, जो एंजाइम जो भी हम कहते हैं ना वो प्रोटीन है, और ये जनरली हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस एलिमेंट्स होते हैं। जो भी बॉडी में नाइट्रोजनस एलिमेंट्स होंगे ना, वहां से फिर प्रोटीन जो है, या फिर नाइट्रोजन या फिर एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, ये प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, एंजाइम में। ठीक है, ये एक प्रकार का एंजाइम क्या होता है, कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एंजाइम क्या है। तो एंजाइम ना एक विशेष चीज को, किसी भी बॉडी में किसी भी विशेष को करने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है। और हर एक प्रकार का जो मान लीजिए कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स है ना, तो हर एक बॉडी पार्ट जो है ना अलग अलग एंजाइम को सीक्रेट करता है। सीक्रेट करता मतलब उनको छोड़ता है, और वो उनके एंजाइम के थ्रू ही किसी निश्चित कार्य को कर सकता है। उस एंजाइम के बिना वो जो बॉडी पार्ट है ना वो थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एंजाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? अच्छा ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, टॉयलिन होता है और पेप्सिन होता है, ये तीनों को याद रख लीजिएगा। लेकिन मेरा जो गैस्ट्रिन है ना वो नहीं होता है। गैस्ट्रिन एक्चुअल में एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन है ना वो हार्मोन है, और ये आपको अमाशय में देखने को मिलेगा। ठीक है, अग्नाशय नहीं, अमाशय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो मेरा क्या हो गया, एक गैस्ट्रिन जो है मेरा एक हार्मोन्स है, ना कि एक पाचक एंजाइम है।
ठीक है, उसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम असक्षम है। क्या सेलुलोज को आप जानते हैं क्या होता है? उसके बाद मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, और ये देखना है। अब सेलुलोज क्या होता है ना कि सेलुलोज वो चीज है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार से एनिमल्स जो है ना वो सेलुलोज को पचा लेते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, इसलिए उसको एनिमल तो पचा ले रहा है, लेकिन याद रखना कि इसको इंसान पचाने में सक्षम है, तो ये तो ठीक है। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, हाँ ठीक है, स्टार्च रहता है, अपघटक एंजाइम, मैंने कहा ना एंजाइम थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और डायस्टेज मतलब एक प्रकार का, ये इसको बोलते हैं सलाइवरी डिस्टेस्ट है ये, ठीक है। ये इंग्लिश से आया था तो वहीं से डायरेक्टली हिंदी ट्रांसलेट हो गया है। सलाइवरी डिस्टेस्ट है जो एक्चुअल में स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो इसीलिए ये तो ठीक है, परंतु ये इसकी वजह से है ऐसा नहीं कह सकता मैं, उसका रीजन कुछ और है, रीजन इसका स्पष्ट नहीं है। असक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी चीजें हैं, असक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि यार वो हमारे पास वो प्रकार का एंजाइम नहीं है, हमारे पास वो प्रकार की शक्ति नहीं है, हमको भगवान ने वैसा बनाया नहीं है, जानवरों को बनाया वैसा, ठीक है। उसके बाद 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखना है कि यार लीवर पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो जहां तक मुझे पता है कि सबसे पहले देखो 10 दिन तक उपवास रखोगे तो बोलोगे कि सर वजन कम हो जाएगा। वजन कम क्यों होगा? रीजन क्या है कि आपके फैट बर्न्स होंगे। फैट बर्न्स कब होंगे? जब बॉडी को ग्लूकोज आपके खाने से नहीं मिलेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज आपके खाने से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उपवास है तो आपका जो ग्लूकोज है वो स्तर क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, ठीक है। अब देखो फैट ना मतलब बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उससे तुरंत खाना खाओगे ग्लूकोज बढ़ता है, एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। अब आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपका जो फैट में जो ग्लूकोज है ना उसको बॉडी क्या करता है, एक्सेप्ट करने लगता है ताकि वो आगे उसको यूज कर सके, ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा और आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन, ये आपको देखना है। टाइलिन क्या होता है? तो टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन जनरली स्टार्च को पचाता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, टाइलिन मेरा स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन, पेप्सिन देखो पी है ना, पेप्सिन से पी याद रखना, ये मेरे प्रोटीन को बचाएगा, बहुत सिंपल हो गया। उसके आगे में रेनिन। अब रेनिन समझिएगा कि जो भी मेरे क्या बोलते हैं रक्त में जो भी एजियोंटिसिनोज होगा उसको वो एजियोंटिसिन में बदलता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन तो मतलब क्या बोलते हैं, ये स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है मेरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और रिलीज भी होता है जब आप जैसे बोलते हैं ना कि सर बहुत अच्छा एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है एक्सरसाइज करने से, तो वैसे ही ऑक्सीटोसिन भी रिलीज किया जाता है बॉडी में। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मजा आ रहा होगा, ठीक है। और मजा आ रहा होगा तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसकी थ्योरी वीडियोज भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे। थैंक यू गाइस।